हाँ जी, तो आज का अपना टॉपिक है एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक, यानी कहने का मतलब है कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हमें करना है, लेकिन मेडिकल रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए। ठीक है, जो लीगल जो तरीका होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, उन सभी प्रावधानों को फॉलो करते हुए, तो इसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं। रही बात कि इसको एक्ट के अंतर्गत क्यों रखा गया, ठीक है, यानी अधिनियम क्यों बनाने ज़रूरी पड़े, तो अधिनियम बनाना इसलिए ज़रूरी पड़ा क्योंकि इसके मिसयूजेज और यूज, ऑथेंटिक जो यूज है उसको संरक्षित किया जा सके। ठीक है, यानी मिस यूज जो है उसको कंट्रोल किया जा सके, जो उसका ऑथेंटिक यूज़ है उसको फॉलो कराया जा सके। इसको ध्यान में रखते हुए एमटीपी एक्ट को लाया गया। ठीक, हम अपने इस पूरे वीडियो लेक्चर में क्या क्या चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहले कुछ इंट्रोडक्शन पॉइंट देखेंगे, ठीक है, फिर कौन सी स्थितियां हैं जब हमें एमटीपी कराना पड़ेगा। ठीक, मेनली 5 होती हैं। ठीक है, कौन एमटीपी करता है, उसके लिए क्या शर्तें होंगी, कहाँ एमटीपी कराया जाता है। ठीक, और यदि फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक पहुंच गया है कंडीशन, तो उसमें एमटीपी के लिए कौन कौन से मेथड यूज करेंगे। सेकेंड ट्राइमेस्टर तक यदि पहुंच गया है प्रेगनेंसी, तो उसमें एमटीपी के लिए क्या क्या चीज़ें यूज करेंगे। ठीक है, और एक गोल्डन वर्ड्स होते हैं एमटीपी के लिए कि सेफ गार्ड अगेंस्ट इनडिस्क्रिमिनेटेड अबॉर्शन। ठीक है, यानी बोलने का मतलब है कि जो इलीगल तरीके से अबॉर्शन कराई जाती है, ठीक है, उसको रोकने के लिए एमटीपी एक्ट को लाया गया था। ठीक, फिर इसके बाद हाँ, तो इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री, ठीक है, विच लीगलाइज्ड, यानी कि भारत जो था सबसे पहला देश था जो इसको लीगलाइज किया। ठीक है, यानी इंड्यूस्ड एबॉर्शन जो होते हैं, ठीक है, इंड्यूस्ड एबॉर्शन जो होते हैं उसको लीगलाइज किया। कब? 1971 में। ठीक है, इसके अब अकॉर्डिंग टू एक्ट, यानी कि इस अधिनियम के अंतर्गत क्या चीज़ें बताई गई। ठीक है, तो जो वुमेन्स होती हैं उसको लीगली किया गया अबॉर्शन। ठीक है, यानी कि कोई भी अबॉर्शन वो लीगली तौर से करा सकते हैं। ठीक है, अब कंडीशंस होते हैं, ठीक है, कब करा सकते हैं, तो जब रिस्क, ठीक है, रिस्क हो फिजिकली इंजरी या मेंटल, ठीक है, मदर्स को, ठीक है, मदर हेल्थ के लिए फिजिकल मेंटल, ठीक है, यदि कोई रिस्क होता है उस कंडीशन में, या फिर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्योर के बाद यदि प्रेगनेंसी हो गई तो उस कंडीशंस में, या फिर रेप की जो कंडीशंस हैं, ठीक, इसमें, या फिर जो बेबी है उसको हैंडीकैप्ड या कुछ एबनॉर्मलिटीज़ के साथ यदि वो, या कुछ मेंटल एबनॉर्मलिटीज़ के साथ यदि वो दुनिया में आ रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में कराते हैं। ठीक है, फिर अबॉर्शन इज परमिटेड अप टू 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, यदि 20 वीक तक क्या होता है कि डेवलपमेंट अभी ज़्यादा रहते नहीं हैं बच्चे के, तो उस कंडीशन तक अपन एबॉर्शन के लिए कराना प्रिफरेबल मानते हैं। उसके बाद की जो कंडीशंस होती हैं काफ़ी डेंजरस बन जाती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद एमटीपी जो एक्ट है आया कब सीन में? 1971 में। ठीक, इन्फोर्स्ड इन अप्रैल 1972 में हुआ वो। ठीक है, इन्फोर्स्ड हुआ, और रिवाइज्ड कब हुआ था? तो 1975 में। ठीक, इसके बाद अपना सारी कंडीशंस जिसमें एमटीपी कराई जा सकती है। ठीक, तो एमटीपी कराने के 5 यहाँ पे मैंने कंडीशंस बताए हैं, जैसे मेडिकल कंडीशंस, यूजेनिक, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन, सोशो इकोनॉमिक्स और फेल्योर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ये जो 5 कंडीशंस हैं। अब मेडिकल बोलने का मतलब क्या है? मेडिकल बोलने का मतलब ये है कि यदि माता से रिलेटेड, ठीक है, मदर्स की लाइफ इंडेंजर्ड कंडीशन में जा रही है, ठीक है, इंजरी जो है फिजिकल मेंटल मदर को इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, प्रेगनेंसी जो है मदर को इफ़ेक्ट करेगा उसके फिजिकल मेंटल बिहेवियर पे। ठीक है, तो इसके लिए यदि वैसी कंडीशन है तो उसमें एमटीपी कराया जा सकता है। ठीक, ये मेडिकल्स हो गए। ठीक, फिर इसके बाद यूजेनिक्स यानी कि जो अगली जो प्रोजेनी आएगी, ठीक है, वो कैसी बनेगी। यदि हैंडीकैप पैदा हो रहा है बालक, ठीक है, उसका मेंटल स्टेटस अच्छा नहीं है, ठीक है, फिजिकल एबनॉर्मलिटीज़ के साथ वो इस दुनिया में आ रहा है, ठीक है, तो यदि ऐसी कंडीशन है तो उसके लिए भी एमटीपी एक प्रकार से लीगल होती है। ठीक है, फिर ह्यूमैनिटेरियन वाली कंडीशन हो गई। ठीक है,
यानी कि रेप की वजह से या सेक्सुअल असॉल्ट की वजह से यदि प्रेगनेंसी का हुआ है, ठीक है, तो उस कंडीशंस में मेंटली इनबैलेंस वुमन होती है, ठीक है, तो इसमें भी एमटीपी कराया जा सकता है, ठीक है। सोशो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि फैमिली जो है ज़्यादा बच्चे को खान पान या फिर पढ़ाई लिखाई जो भी खर्चे हैं वो नहीं अफोर्ड कर सकती, ठीक है। तो जब इससे रिलेटेड होता है तो उसको सोशो इकोनॉमिक के अंतर्गत रखते हैं, ठीक। फिर इसके बाद आता है फेल्योर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ठीक है। फेल्योर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का मतलब कि जो फैमिली तो एजुकेटेड थी, ठीक, कॉन्ट्रासेप्शन के जो प्रिकॉशंस होते हैं उसको भी यूज किए थे, लेकिन वो फेल्योर हो गया, ठीक है। फेल्योर रेट उसके अधिक थे या जो भी थे, उसकी वजह से यदि फेल्योर हो जाता है तो उसके कंडीशंस में भी आप एमटीपी करा सकते हो, ठीक। तो ये अपने 5 कंडीशंस हो गए जिसमें एमटीपी कराया जाता है, ठीक है। तो मेडिकल, यूजेनिक्स, ह्यूमैनिटेरियन, सोशो इकोनॉमिक्स और फेल्योर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ठीक। फिर इसके बाद आता है हु कैन परफॉर्म अबॉर्शन, ठीक है, कौन है जो अबॉर्शन परफॉर्म कर सकता है, ठीक। तो इसके लिए क्या होता है कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है, जो आरएमपी जो होते हैं, ठीक है, वो भी किसी अदर डिपार्टमेंट के नहीं, ठीक है, एक्सपीरियंस इन गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, ठीक है, एटलीस्ट 25 एमटीपी जो असिस्ट कर चुके हों, ठीक, उन्हें ही अलाउ किया जाता है एमटीपी कराने के लिए, ठीक है, यानी कि अबॉर्शन परफॉर्म करने के लिए वही डॉक्टर एलिजिबल रहते हैं, ठीक है। फिर वेयर अबॉर्शन कैन बी डन, ठीक है, यानी कि कहाँ एबॉर्शन करवाया जाए, ठीक है, यानी उपयोगी सही जगह क्या है, ठीक, और गवर्नमेंट की इसमें क्या इंटरफेयर करती है, ठीक, दोनों चीज़ें हैं एक साथ। तो कहीं भी एनी प्लेस, ठीक है, आप एनी प्लेस पे करा सकते हो, ठीक है, किसी भी प्लेस पे आप इसको परफॉर्म करा सकते हो, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि वो जो हॉस्पिटल है स्टेबलाइज्ड या मेंटेन बाई, ठीक है, अप्रूव्ड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, और गवर्नमेंट द्वारा अप्रूवल उसको मिला होना चाहिए, ठीक है। एक बात ये हो जाती है। दूसरा रहता है कि जो नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, वो भी करा सकते हैं, उनके लिए लाइसेंस जारी करती है गवर्नमेंट, ठीक है, जो चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, इनके द्वारा रहता है। फिर वो लाइसेंस बोर्ड रहती हैं, उनके द्वारा चीज़ें आगे प्रोवाइड करी जाती हैं। यानी किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को यदि एबॉर्शंस के लिए चाहिए तो वो अपने लाइसेंस जारी करवाएगी, ठीक है, गवर्नमेंट उसको लाइसेंस देगी, तब जाके वो वहाँ पे एबॉर्शन करा सकती है। और जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, ठीक है, उसमें यदि सुविधाएं हैं, ठीक है, स्टेबलाइज्ड एंड मेंटेन है, तब जाके वो सारी चीज़ें वहाँ पे परफॉर्म होती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अब मेथड ऑफ एबॉर्शन, अब मेथड्स क्या क्या हैं, अब मेथड्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है। यदि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर चल रहे हो तो कुछ अलग मेथड्स फॉलो होते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर चलोगे तो कुछ अलग मेथड्स फॉलो होंगे, ठीक है। जैसे ये सेकेंड ट्राइमेस्टर का हो गया, ठीक। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या चीज़ें हैं, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंतर्गत सर्जिकल मेथड और मेडिकल मेथड। जैसे मेथड्स 2 टाइप्स के हो गए, सर्जिकल और मेडिकल। तो जो सर्जिकल मेथड है इसमें पहला आता है मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन, ठीक है, दूसरा आता है सक्शन क्यूरेटेज, तीसरा आता है डाइलिटेशन एंड इवैक्यूएशन, ठीक। फिर इसके बाद मेडिकल मेथड्स में क्या है, तो मेफिप्रिस्टोन, ठीक है, जिसे RU486, ठीक है, फिर मेफिप्रिस्टोन या मीजोप्रोस्ट्रोल, ठीक, ये जो मेडिसिन है, ठीक है, जिसको यूज करके अबॉर्शन कराया जाएगा। फर्स्ट हो गया सर्जिकल मेथड, जिसमें कुछ क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके, ठीक है, उसके थ्रू निकाला जाएगा। जैसे मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन में क्या होता है, एक इंजेक्शन लेते हैं, ठीक है, उस इंजेक्शन से सक कर लिया जाता है, सक्शन, ठीक। इसके बाद फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर के देखते हैं, तो मेथड ऑफ एबॉर्शन ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर, इसमें भी सेम वही चीज़ें सर्जिकल और मेडिकल, ठीक है। तो सर्जिकल में कुछ चीज़ें तो पहले की फॉलो हो जाती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जैसे डाइलिटेशन एंड इवैक्यूएशन, ठीक है, D&E बोलते हैं इसको, ठीक है। दूसरा क्या होता है, डाइलिटेशन एंड एक्सट्रैक्शन, ठीक, डाइलिटेशन एंड एक्सट्रैक्शन, ठीक। तीसरा होता है हिस्टेरेक्टोमी, ये रेयरली डन होता है, ठीक है, सर्जिकल प्रोसीजर के अंतर्गत इसको अपन रेयरली परफॉर्म करते हैं, ठीक। फिर क्योंकि दोबारा से कंसीव करने की प्रोबेबिलिटी रहनी चाहिए, ठीक है, इसलिए हिस्टेरेक्टोमी रेयरली होता है,
ठीक। इसके बाद आता है मेडिकल मेथड्स। तो मेडिकल मेथड में इंट्रायूट्राइन इंस्टॉलेशन ऑफ द हाइपर ऑस्मोटिक सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें हाइपर ऑस्मोटिक सॉल्यूशन के द्वारा अपन अवॉइड कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेडिकल मेथड्स, यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी सर्जिकल मेथड, मेडिकल मेथड वैसे ही हैं जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थे, थोड़े से प्रोसीजर्स अलग अलग हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका, अब एक एक जो मेथड है इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो अपन सबसे पहले क्या देखे थे, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन। तो जो ये मेथड है इसको कैसे करते हैं, तो इसमें मैं बताया था पहले ही कि कुछ नहीं, इसमें एक सिरिंज लिया जाता है, ठीक। उस सिरिंज के द्वारा सक किया जाता है, यानी कि सिरिंज के जो वैक्यूम है, ठीक है, सिरिंज का जो पीछे पिस्टल जब खींचते हैं तो उससे जो वैक्यूम क्रिएट होता है उससे ही जो कंसेप्शनल प्रोडक्ट है वो बाहर निकाला जा सकता है। यानी ऐसा तब होखेगा जब हमें अर्लियर स्टेज में ही अपन अवॉइड कराने यानी एमटीपी को परफॉर्म किया जाए। तो यहाँ पे बता रखा है कि अप टू 7 वीक, ठीक है, अप टू 7 वीक्स तक जब रहता है तो उस कंडीशन में अपन मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन प्रीफरेबल करते हैं, ठीक है। करते कैसे हैं, देखो बोला है कि अ लॉन्ग थिन 6 mm का ट्यूब होता है, उसको इंसर्ट किया जाता है, ठीक। उसको आपने इंसर्ट किया, फिर उसको इंसर्ट करने के बाद अब इंसर्ट कहाँ करोगे, सर्विक्स के थ्रू यूट्रस में लेके पहुँचाओगे उसको, ठीक। जब वो यूट्रस में चला गया तो एक सिरिंज उससे कनेक्ट करोगे, जो सिरिंज 50 ml की जो उसकी स्ट्रेंथ रहती है, ठीक है, उसको लगाओ और उसको सक करते हैं, ठीक है। तो वहाँ से सक आउट हो जाता है वो, ठीक। और इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन आफ्टर 7 वीक, ठीक है, इसका दिस इज अ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड आफ्टर 7 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक, इन प्रेजेंस ऑफ पीआईडी, ठीक। इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन बताया गया है। फिर अपन इसके नेक्स्ट देखते हैं। तो ये पहला मेथड हो गया मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन। करना कुछ नहीं है, सिंपल सा 6 mm का ट्यूब लेना है, उसको सर्विस के थ्रू यूट्रस तक पहुंचाना है, फिर 50 mm की इंजेक्शन लेनी है, उससे प्रेशर क्रिएट करके बच्चे को, एम्ब्रियो को जो है सक कर लिया जाता है, ठीक है, सक्शन आउट हो जाता है। फिर अपना आता है सक्शन क्यूरेटेज। ये जो सक्शन क्यूरेटेज है ये काफ़ी मोस्ट कॉमन मेथड होती है, ठीक है, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ सर्जिकल एबॉर्शन, ठीक, बिकॉज द फीटस इज लार्जर। अब ये थोड़ी सी लेट वाली बात है, जैसे सक्शन जो अपन पिछला जो देखे वो तो क्या था 7 वीक तक ही था, ठीक। अब ये थोड़ा से उससे जो फीटस है वो लार्ज हो जाता है उस कंडीशन में। तो बेबी यदि जितना लार्ज होता जाएगा तो हमें स्ट्रेच उतनी ज़्यादा करना पड़ेगा सर्विक्स को, ठीक है, यानी कि हमें क्या यूज करना पड़ेगा, मेटल डाइलेटर्स यूज करने पड़ेंगे। फिर ओपनिंग ऑफ सर्विक्स में भी पेनफुल, ठीक, पेनफुल हो सकता है। यदि पेनफुल कंडीशन है तो आपको एनेस्थेसिया यूज करना पड़ेगा, एनेस्थेसिया इज नीडेड, ठीक। फिर इसके बाद आफ्टर द सर्विक्स डायलेटेड, यदि सर्विक्स अब डायलेट हो चुकी है तो उसके बाद क्या करना होता है, इसके मेन प्रोसीजर में इंसर्ट अ हार्ड प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक ट्यूब डालते हैं या कैनुला बोल सकते हो, ठीक है, इनको यूज करते हैं इनटू द यूट्रस, उसको यूट्रस तक पहुंचाते हैं। वो पहुंच जाने के बाद उसको क्या किया जाता है, कनेक्ट टू अ ट्यूब, एक ट्यूब से जोड़ता जाता है, और वो जो ट्यूब होती है वो कहाँ पहुंचती है, सक्शन मशीन तक, ठीक है, उसको सक्शन मशीन से कनेक्ट कर दिया जाता है। जब वो सक्शन मशीन से कनेक्ट हो जाएगा तो अपन जो मशीन है उसका जो प्रेशर है उसको रखेंगे 600 टू 400 टू 600 mmHg। इस प्रेशर से क्या किया जाएगा, जो पुल आउट कर लिया जाएगा, जो फीटल बॉडी है या जो कंसेप्शन का जो प्रोडक्ट है उसको यूट्रस के थ्रू इस मशीन के जो सक्शन प्रेशर है उसके द्वारा पुल आउट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो 400 से 600 mmHg है ये पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, यानी कि जो दूसरा मेथड है अपना सक्शन क्यूरेटेज करने का, इसके द्वारा कर सकते हैं। और यदि एक बार इसको कर भी देते हैं तो फिर भी अपन को रीचेक करना पड़ता है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, यूज ए क्यूरेट टू स्क्रैप द फीटल पार्ट, ठीक है, स्क्रैप किया जाता है वहाँ से, जो एक बार सक्शन कर लिया जाएगा फिर वहाँ से क्यूरेट करके फीटल पार्ट्स को यूट्रस से निकालते हैं, ठीक है। री इंट्रोड्यूस द कैनुला टू सक आउट एनी रिमेंट्स, कुछ बचा हुआ यदि कोई चीज़ है तो उसको निकालने के लिए दोबारा से अपन सक्शन को यूज करके री इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, इसके द्वारा। फिर इसके बाद नेक्स्ट अपना जो मेथड है वो है आपका डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन, ठीक है, डी एंड ई। अब ये सर्जिकल एबॉर्शन इज डन ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर, ठीक है, यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर जितना जल्दी हो जाए
तो डायलिटेशन उतना हमें कम करना पड़ेगा और जो रिस्क होता है वो भी थोड़ा कम रहता है। जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती हैं प्रेगनेंसी की ट्राइमेस्टर बढ़ती चली जाती है, यानी कि ये सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि 3 महीने बाद प्रेगनेंसी कंसीव करने के 3 महीने बाद हमें एबॉर्शन कराना पड़ रहा है, ठीक है, यानी एमटीपी लीगली तरीके से अबॉर्ट कराना पड़ रहा है, ठीक। तो इसमें क्या बताया, इसको परफॉर्म कैसे करते हैं, तो परफॉर्म कैसे किया जाता है, तो द फीटस इज़ टू लार्ज, ठीक, आपको पता है सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा होगा तो लार्ज हो ही जाएगा, ठीक है। अब सक्शन अलोंग एंड विल नॉट पास थ्रू द सक्शन ट्यूब। अब क्या है कि वो इतना बड़ा हो चुका है, ठीक है, कि दिक्कत करेगा। तो अब इस कंडीशन में क्या किया जाएगा, तो इसका प्रोसीजर जो होता है कैसे करते हैं, तो प्रोसीजर तो सर्विक्स मस्ट बी ओपन, पहले की जो कंडीशन थी उससे वाइडर, ठीक है, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, इंसर्टिंग न्यूमरस थीन डायलेटर। अब क्या करेंगे, न्यूमरस डायलेटर्स जो होते हैं थीन पतली पतली उनको इंसर्ट करेंगे, ठीक। एबॉर्शन से 1 या 2 दिन पहले कर दिया जाता है। फिर क्या है, सर्विक्स को स्ट्रेच किया जाएगा एंड फीटल पार्ट पुल आउट किसके द्वारा, तो फोर्सेप के द्वारा उसको बाहर निकालेंगे। लेकिन जो बाकी अदर पार्ट्स होते हैं वो तो साइज़ में कम रहते हैं तो वो तो निकल जाएंगे इजीली, लेकिन फीटल स्कल इज क्रश्ड, ठीक, टू इजी रिमूवल, उसको आसानी से निकालने के लिए क्रश कर दिया जाता है, ठीक है। और बाकी जैसे प्रोसीजर होते हैं, क्यूरेट लगाओ फिर उसको स्कैप करो, ठीक, वो सारी चीज़ें करके कोई भी चीज़ें रिमेनेंट्स बचे ना हो उसको दोबारा से ऑब्जर्वेशन में रखना है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया होती है D&E इवैक्यूएशन के अंतर्गत, ठीक है। फिर इसके बाद अपना अगला आता है डायलिटेशन एंड एक्सट्रैक्शन, D&X बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये प्रोसीजर और टिपिकल है, ठीक है। इसको परफॉर्म करने के लिए एटलीस्ट 3 दिन तो लगता ही है, ठीक है। इसमें लोकल एनेस्थेसिया, ठीक है, और रिस्क जो थोड़ा रहता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो इंक्रीज रिस्क टू द लाइफ एंड हेल्थ ऑफ मदर, ठीक है, ये चीज़ें। अब मैंने बोला 3 दिन तो लगेंगे ही, ठीक है। तो 3 दिन लगेंगे, कैसे लगेंगे, तो पहला दिन आप क्या करोगे, फर्स्ट डे आप अल्ट्रासाउंड के मदद से, ठीक है, अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के मदद से आप फीटल हार्ट तक पहुंचना रहेगा आपको, ठीक है। वहाँ पे एक इंजेक्शन लेते हैं, ठीक है, इंजेक्ट अ मेडिकेशन, ठीक है, यानी कि एक मेडिसिन इंजेक्ट करेंगे बेबी के हार्ट में, ठीक, जैसे पोटेशियम क्लोराइड हो गया या डिकॉक्सिन हो गया, ठीक है। इसको क्या करते हैं, इंसर्ट किया जाता है। इसको इंसर्ट करने से क्या होगा, स्टॉप द हार्ट एंड कॉज द फीटल डेथ, यानी कि फीटस डाई हो जाएगा। फिर इसके बाद ये तो पहले दिन की फंक्शन थी, ठीक है, प्रोसीजर के पहला दिन था, ठीक। फिर ओवर द फर्स्ट 2 डेज, ठीक है, सर्विक्स ग्रेजुअली स्ट्रेच, ठीक। अब स्ट्रेच करने के लिए अबॉर्शन पिल्स जो होते हैं जैसे मिजोप्रोस्ट्रोल हो गया, ठीक है, इसको दे दो। फिर थर्ड दिन क्या करना है, एमनियोटिक सेक को ब्रस्ट करना है, ठीक है, जैसे नॉर्मल डिलीवरी होती है ना, तो एमनियोटिक सेक को ब्रस्ट करो। फिर वहाँ से जो भी रिमेनिंग प्रोसीजर होते हैं सब जो D&E में जैसे देखे थे वैसे करके बाहर निकाल लिया जाता है बच्चे को, ठीक। यानी कि इसमें भी स्कल को वो करना पड़ेगा, क्रश करना पड़ेगा, ठीक। अब इसके बाद ये हो गया। नेक्स्ट आता है अपन एक मेडिसिन वाला भी, मेडिकल वाला भी पढ़ लेते हैं। जैसे अपन जब पढ़ रहे थे मेथड्स, तो मेथड में क्या पढ़े, सर्जिकल पढ़े और मेडिकल वाला पढ़े, ठीक है। तो जो मेडिकल है उसमें से एक यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया मेफिप्रिस्टोन, जिसे RU486 बोलते हैं, या फिर मिजोप्रोस्ट्रोल, ठीक है, एबॉर्शन पिल बोला जाता है। तो इसको कैसे देते हैं, तो इनको भी देने का वही 3 दिन विजिट में रखते हैं पेशेंट को, ठीक है। इसमें होता क्या है कि वोमेन अप टू, ठीक, 1 मिनट, हाँ, तो वोमेन अप टू 49 डेज आफ्टर देयर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, ठीक है, 49 डेज के बाद वाली कंडीशन है, ठीक है। इसमें अपन ओनली अप्रूवल, ठीक है, इस कंडीशन में रहता है, ठीक। यानी कि कुछ अप्रूवल की जो कंडीशन इसका यही है कि द ड्रग इज ओनली अप्रूव्ड फॉर यूज इन वोमेन अप टू द 49 डेज, ठीक है। तो ये ज़रूरी है, ठीक है, 49th डेज आफ्टर, ठीक। अब इसका प्रोसीजर कैसे है, तो प्रोसीजर यूजुअली रिक्वायर्ड 3 टाइम्स विजिट, ठीक है। यानी कि जो लेडी है उसको 3 दफ़ा विजिट तो मिनिमम करना ही पड़ेगा। अब इस कंडीशन में क्या है, तो फर्स्ट विजिट कब करना है, तो फर्स्ट विजिट में जब वोमेन आएगी पहली विजिट में तो आपको एक पिल्स देनी है, ठीक है। वो जो पिल है वो क्या करेगी,
डेथ ऑफ एम्ब्रियो, ठीक। फिर उसको बाद में बुलाओ 2 days लेटर, ठीक। तो एबॉर्शन ऑकर्ड आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है, कि एबॉर्शन हैज़ नॉट ऑकर्ड। यदि नॉट ऑकर्ड तो फिर सी इज गिवन अ सेकेंड ड्रग, ठीक है, और कॉज क्रेम टू एक्सपेल द एम्ब्रियो, ठीक। यानी कि जो मेजोरिटी ऑफ वर्क है यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। यदि नहीं भी हुआ तो फिर लास्ट विजिट जो है उसको बुलाओ, ठीक है, यानी डिटरमाइन द प्रोसीजर हैज़ कंप्लीटेड, ठीक है। इस तरह अपना ये जो सारे टॉपिक्स हैं, ठीक, यानी कि अपन सर्जिकल के सारे देख लिए, ठीक है, D&D, ठीक है, सक्शन क्यूरेटेज, फिर मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन, फिर यानी कि जो मेथड्स है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंतर्गत क्या हुआ, सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंतर्गत क्या हुआ, ठीक है। फिर कहाँ पे एबॉर्शन कराया जा सकता है, प्लेसेस कौन अच्छे थे, हु कैन परफॉर्म एबॉर्शन, कौन करा सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या क्या कंडीशंस थी, ठीक है, तो 5 कंडीशन बताया गया, ठीक है। और कब लॉन्च हुआ, तो ये जो डेट है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, 1971, ठीक। स्वस्थवृत्त में भी आता है, गायनी में भी आता है, ठीक है। ऐसे करके आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें। ओके, थैंक यू।